आप, मैं कह रही हूँ, आपकी जेई या नीट आप जो भी निकालने के लिए आगे तैयारी करो, आप भागते हो, आपके पहले दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती, फैमिली प्रेशर। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसने कॉमर्स ले ली थी और मैं फिर 11th में आ गई, तो मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि यार बच्चा सोचता है यार 11th क्या है, 12th है, बोर्ड्स तो 12th में देखेंगे, है ना, 10th अभी बोर्ड्स देकर आए हैं। क्या है ये 11th का सपा, क्या है ये 11th की साइंस, मतलब क्या ये इतनी टफ है कि हमसे हो नहीं पाएगी, इतनी टफ है, क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए, और 11th में तो बोर्ड्स भी नहीं है, तो क्या हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे क्यूटीज, मुझे पता है ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के दिमाग में चल रहे हैं और मैं जानती हूँ, देखो आप यहाँ चिंतित हो और हम ऐसे चिल आउट घूम रहे, ऐसे होगा नहीं, ऐसा अपन होने नहीं देंगे। तो इसीलिए हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूस, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन की प्यारी सी फैमिली पे मेरे क्यूटीज का। और सिंपल सटीक, मैं ज़्यादा चुपड़ी बातें नहीं करूँगी, मैं सिंपल आपको आज का मोटिव बताती हूँ। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि 11th क्लास का क्या स्यापा क्या है, जो 11th की बेसिकली स्पेसिफिकली इसको प्रिसाइजली साइंस पे रखेंगे। जो साइंस है अपन जो लेने वाले हैं या जो बच्चे ले चुके हैं अभी तक, भाई क्या सीन क्या है इसका, ये टफ होगी कि भाई टफ नहीं होगी, कैसी होगी, कैसे इसका रोड मैप है। सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम हर कोई डिस्कस करेगा, हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि हमें इसको अभी से क्या गलतियाँ नहीं करनी और कैसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है कि भाई इश्यूज़ अगर देखें तो भाई क्या इशू बच्चा शुरुआत में फेस करता है, क्या इश्यूज़ 11th क्लास में, क्यों उसे टफ बोला गया कि भाई 11th बहुत टफ होती है, तुम्हें पता चलेगा, तुम 11th में आओगे ना, तुम्हें असलियत पता चलेगी 11th की, तुम देखना ये होगा वो होगा। रूट कॉज, तो ये इश्यूज़ जो हैं उस इश्यूज़ के अगर रूट कॉज बताऊँगी मैं आपको कि ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ बच्चा फेस करता है, टीचर्स फेस करते हैं, पेरेंट्स फेस करते हैं, और ये इसका रूट कॉज है। क्योंकि जब तक तुम्हें जड़ पता चल जाए तो बल्ले बल्ले से शावा नहीं हो जाए, क्योंकि जड़ पता तो हम जड़ से निकाल सकते हैं उस चीज़ को, तो रूट कॉज जानेंगे एंड देन वील वर्क ऑन द सोल्यूशन। ऐसा नहीं इश्यूज़ पता करके सोल्यूशन पे वर्क करेंगे, इश्यूज़ का रूट कॉज पता चल जाए तो रूट कॉज पे वर्क करेंगे ना, रूट्स पे वर्क करेंगे तो ही हमें शायद ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़े, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए मैं आपके हेल्प के लिए वीडियो लाई हूँ। तो अगर इश्यूज़ की बात करें तो कुछ बहुत बेसिक से इश्यूज़ जो बच्चे अधिकतर जो फेस करते हैं, सबसे ज़्यादा तो एक चीज़ देखा जाए, सिलेबस की बात करें तो जब आप देखो एक ट्रांजिशन मोड होता है, ठीक है, अगर आप देखें तो 9th भी सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती है। मैं मानती हूँ 11th से ज़्यादा 9th टफ होती है अगर माने तो, क्योंकि बच्चा 8th से डायरेक्ट 9th में आता है और उसमें बहुत सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं, न्यू कंसेप्ट्स आते हैं, न्यू सिलेबस आता है। दैट सेम गोज विद 11th एज वेल। 11th में भी बच्चे के सब्जेक्ट्स देखा जाए तो सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम रहते हैं। अगर आप साइंस की बात करें तो फिजिक्स आप पढ़ के आए होते, केमिस्ट्री आप पढ़ के आए होते, मैथ्स आप पढ़ के आए होते, बायो अगर आपने लिए, जो भी आपने लिए है, PCM लिया, PCB है, जो भी लिया है, पर वो ऑलमोस्ट सेम तो होता है। गेटिंग माई पॉइंट। बस फर्क ये होता है कि सिलेबस बढ़ गया है आपका। इस बार आपका सिलेबस क्या हो गया, थोड़ा नया सिलेबस है। वो तो देखो, अब आप ऐसा तो नहीं सेम 10th का सिलेबस 11th में दे देंगे उठा के, या 9th का सारे सेम होता तो आपके लेवल थोड़ी ना बढ़ते। न्यू तो कुछ ना कुछ आना ही है, और आपका लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा सिलेबस बढ़ेगा। बस ये है कि 11th में थोड़ा ज़्यादा सिलेबस रहता है एज कम्पेयर टू 10th। गेटिंग माई पॉइंट। वो ट्रांजिशन बच्चा क्या होता है, उसके लिए रेडी नहीं होता माइंड से। अगर आप रेडी हो जाओ पहले से कि यार पहले से अपने माइंड को अपने रेडी कर लिया कि यार ठीक है इसका सिलेबस ज़्यादा होगा, तो बल्ले बल्ले शावा है। अच्छा, दूसरा इशू जो बच्चा फेस करता है, अब देखो अभी क्या होता है, 10th तक थोड़ा सेल्फ स्टडी वाली चीज़ चलती है, बट क्या होता है जो आपकी 11th की बात आती है ना, खास करके साइंस के बच्चों की, जो साइंस लेते हैं उनके लिए कोचिंग जो होती है वो मैंडेट हो जाती है। बैचेस जो भी आप लेते हैं वो बहुत मैंडेट हो जाती है स्कूल के साथ। तो स्कूल, कोचिंग, फिर फैमिली भी अपनी तरफ से वो डालती है कि आप अपने साइंस लिया है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने लेवल पे आ जाती है, तो वो भी आपको उसको बना के चलनी पड़ती है, तो बहुत तरह से प्रेशर होता है। तो वो भी चीज़ों को टफ बनाता है आपके लिए, उसको भी मैं बताऊँगी कैसे सॉर्ट करना है। फिर अगर बात करें तो और क्या इशू होता है, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, क्योंकि पहले हमें सिर्फ स्कूल और ट्यूशन में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट, लेकिन अभी हमें स्कूल में भी करना है, ठीक है। कोचिंग का कभी होमवर्क नहीं भी करते थे ना, पहले तो चलता था, स्कूल का नहीं करा, लेकिन इस बार स्कूल और कोचिंग, और स्कूल में भी पहले के नोट्स हमें कभी भी बनाए, अभी हमें स्कूल में साथ साथ बैठ के नोट्स बनाने पड़ेंगे, कोचिंग में भी थोड़ी ज़्यादा हमें होमवर्क मिलेगा, तो वो टाइम का मैनेजमेंट हमें पूरा प्रॉपर होता नहीं है हमसे। ये इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत बड़ा डील हमारे लिए बन जाती है। और बेटा यहीं पे मैं कह रही हूँ आपका असली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे ना। मैंने असली टाइम मैनेजमेंट अपना 11th में ही सीखा था, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स का डर। अगर कुछ बच्चे होते हैं वो ये सोच के, कुछ बच्चे PCB ले लेते हैं कि यार ठीक है मैथ्स का डर है, लेकिन जो साइंस करनी है तो मैं मैथ्स के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों को जब पता चलता है कि यार वो माइंड से प्रिपेयर नहीं होते, वो देखते हैं कि यार फिजिक्स में भी मैथ्स आ रही है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स का कंसेप्ट लग रहा है, भाई साहब जी हो क्या रही है, तो ये वो माइंड से प्रिपेयर नहीं होते। बट आप माइंड से प्रिपेयर रहो कि बेटा मैथ्स हर जगह है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स की फैकल्टी तो मैं इसलिए आके आपको बात बता रही हूँ, मैं आपको कटु सत्य बता रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ। आप कॉमर्स भी लोगे तो कॉमर्स में भी मैथ्स है हर जगह, अकाउंटेंसी में मैथ्स है, इवन इकोनॉमिक्स में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है उसमें मैथ्स होते हैं, तो मैथ्स है हर जगह। तो ये बात आपको गेट दिस इन योर माइंड
ठीक है। अच्छा, दूसरा इशू जो बच्चा है, समझ कम आता है। समझ इसलिए कम आता है क्योंकि आप कंसेप्ट, आप भागते हो, आपके पहले दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती, फैमिली प्रेशर और फिर ये स्कूल, देखो फैमिली प्रेशर को बहुत सेकेंडरी रखते हैं, कोचिंग का प्रेशर, सिलेबस इतना ज़्यादा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से आपको समझ कम आता है और आपको सिलेबस इतना वास्ट, आपको खत्म करने के पीछे भागते हो, क्वांटिटी के पीछे भागते हो, उसके कारण समझ कम नहीं आता। तो ये मैंने आपको इश्यूज़ के साथ साथ रूट कॉज बता दिए, और रूट कॉज अगर देखें तो जो रूट कॉज इन इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं सबसे ज़्यादा, इस मेरे हिसाब से एक साइकोलॉजिकल रीज़न जो मेरे हिसाब से एक चलता है, दैट इज़ लोनलीनेस। मैं इसको एक बड़ा लेवल पे नहीं करना चाहती, बट क्या होता है, अधिकतर नहीं, मतलब 80% बच्चे होते हैं, मेरे साथ भी सीन हुआ था। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसने कॉमर्स ले ली थी और मैं फिर 11th में आ गई, तो मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि यार देखो, करियर से मैं खेल नहीं सकती अपने, मेरे लिए करियर सबसे ऊपर टॉप नॉच रहा है, ठीक है। तो मैंने यार सोचा कि यार मैं अपने करियर से तो खेलूंगी नहीं, कि मैं दोस्त के चक्कर में कॉमर्स ले लिया, मेरी फ्रेंड ने आर्ट्स ले ली, तो मैंने कहा कि 11th में मेरा दोस्त कोई होगा कि नहीं होगा। ऑल्सो मेरी किस्मत बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, ऐसे नहीं। और जो मेरी कॉमर्स वाली फ्रेंड है वो भी मेरी अब तक दोस्त है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो वो क्या होता है, बच्चे दोस्ती के चक्कर में या तो खराब कर लेते हैं या बिल्कुल एक उसमें मोड में चल जाते हैं। बेटा रेडी रहो, देखो करियर बनाना है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इट्स अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट कंट्रोल एंड बैलेंस। अगर आप बैलेंस बना के चल रहे हो ना, भाई टाइम मैनेजमेंट क्या है, यही होता है। टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, फैमिली टाइम होता है, फ्रेंड्स टाइम होता है, थोड़ी सोशल लाइफ होती है, आपने थोड़ा स्पोर्ट्स को दे दिया, आपने पढ़ाई करी, आपने कोचिंग करी, अपनी स्कूल करी, हाउ यू आर मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग द स्टफ, दैट मैटर्स अ लॉट। आज लोनलीनेस में आ गया भाई, मेरे से तो नहीं हो रहा, 11th टफ है, चलो भाई चेंज कर लेते हैं, ऐसा एस्केप नहीं ढूंढना, ठीक है। ये रूट कॉज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ 11th बच्चे अधिकतर या तो 11th को हाइप बना लेते हैं या इंपॉर्टेंस नहीं समझते 11th की। बच्चा सोचता है यार 11th क्या है, 12th है बोर्ड्स, तो 12th में देखेंगे, है ना, 10th अभी बोर्ड्स देकर आए हैं, तो भाई 11th को देखेंगे, भाई मास घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या भाई, ये ऐसा नहीं चलना बेटा। 11th की इंपॉर्टेंस समझो, यही 11th ही है जो 12th का बेस है। अगर आपने 11th को हल्के में लिया तो 12th में 11th आपकी अच्छी वाली ले लेगी, ध्यान रखना। ये मैं आपको सीधा मुंह पे बोल के जा रही हूँ, डंके की चोट पे। तो 11th को बिल्कुल हल्के में मत लेना, ठीक है। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस में अपन पहले से होते हैं। 10th से अपन ने ना, 10th बोर्ड्स होता है तो बच्चे, हर बच्चे ने अपनी जी जान लगाई होती है, नो डाउट, हर बच्चे ने। तो वो जी जान लगा के या तो थोड़ा थका होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि यार ठीक है, बढ़िया नंबर आए हैं, अपना बढ़िया कोर्स हुआ था, यहाँ पे भी अपन लास्ट में खींच लेंगे, यहाँ पे भी देख लेंगे जो होगा। लेकिन बेटा 10th और 11th थोड़ा फ़र्क है, सिलेबस का फ़र्क है, टैक्टिक्स का फ़र्क है, स्ट्रैटेजीज़ का फ़र्क है, वहाँ लेवल का फ़र्क है। तो ये मैंने आपको बता दी, पहले से दिमाग में रखना पड़ेगा। वहाँ सिनेरियो अलग है, उस जगह पे आपका टाइम टेबल अलग होगा, आपकी अप्रोच अलग होगी, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। वो बच्चा नहीं समझता, उसको अप्रोच भी सेम, स्ट्रैटेजी भी सेम, वो टीचर वो स्पून फीडिंग वाला चलेगा, होमवर्क भी वैसे चलेंगे, 4 दिन में नहीं करा तो चलेगा, नहीं, हर चीज़। अब यहाँ पे थोड़ी मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस से निकलो बेटा पहले, है ना, ठीक है। दूसरा रूट कॉज क्या होता है, नेग्लेक्टिंग। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस समय पे रिवीजन को शुरू से, वैसे हमें आदत होती है तो हमें शुरू से रिवीजन लेकर चलना है, शुरू से, ठीक है। और एक होता है ओनली कोचिंग। बच्चा कहता है या तो पूरा कोचिंग पे डिपेंड रहता है, पूरा स्कूल पे। देखो बच्चे क्या करते हैं, जो खास करके मैंने 11th 12th के अंदर बच्चों को देखा है ना, जो मैंने अपने समय पे भी, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मैं अपने कोचिंग और स्कूल को ना उतनी तवज्जो देकर चल रही थी, और मैंने देखा मेरी मैथ्स में इतना इंप्रूवमेंट हुआ ना। मेरा मैथ्स में, मैंने जो स्कूल वाले सर थे और जो कोचिंग वाले सर है ना, उनका एक बैलेंस बना के चला, और कोइंसिडेंटली दोनों का सेम चैप्टर्स चलते थे। ओ माय गुडनेस, मैं बताऊंगी मेरी मैथ्स टॉप नॉच थी, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत। इवन मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया इस चक्कर में हुई। तो मैं आपको खुद बोलूँगी कि ओनली कोचिंग के भरोसे मत रहो, आप अपने स्कूल के साथ भी थोड़ा बैलेंस बना के चलो। और नहीं समझ में आ रहा तो सेल्फ स्टडीज मस्ट, वो तो भाई अपना रामबाण इलाज है, ठीक है। और नो कंसेप्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रूट कॉज हर बच्चे का 11th में होता है ना, 11th में बच्चा थ्योरी पे ध्यान देता, नहीं आता समझ, थ्योरी कुछ भी कर लो, थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी में भी कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स में भी कंसेप्ट है, हर जगह कंसेप्ट है। बिना कंसेप्ट के 11th की नींव अगर आपने रख दी तो वो बिल्डिंग खड़ी हो गई, और वो गिरेगी ना, फिर बोलना मत, खड़ी तो होनी है पर वो गिरेगी पक्का। गेटिंग माई पॉइंट। तो नो कंसेप्ट, कंसेप्ट का क्लियरेंस होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगी तो फिर वो लंबा चल जाएगा। अच्छा, अब सोल्यूशन में बात करते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं। देखो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी यहाँ पे हाइप क्रिएट नहीं करो, बहुत टफ होती है, अरे भाई तुम तो पढ़ो और ऐसा है, ये हो जाएगा, बम गिर जाएंगे, खतरनाक है, 11th तो तुमने नहीं पढ़ी तो ऐसा हो जाएगा और फेल हो जाओगे, रिस्क ले लिया, ये वो। भाई देखो एक्सेप्टेंस है, हर जगह मेहनत, लाइफ इज अग्निपथ, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। और अब तुम एक से दूसरे बड़े लेवल में आ रहे हो तो थोड़ी मेहनत तुम्हें ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये मत सुनना कि साइंस लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी है, ऐसा नहीं, सारे सब्जेक्ट अपने में इक्वल है, ठीक है। बट आपकी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपकी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेगी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिलेबस बड़ा है, कुछ न्यू कंसेप्ट आएंगे, कुछ चीज़ें आपको आपके दिमाग में कुछ अलग, आपकी जो टैक्टिक्स होंगी ना, जो जैसे आपको पहले से स्पून फीडिंग की आदत थी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी आपकी। जो आपका कोचिंग वाला सिस्टम था, कोचिंग पे ज़्यादा स्पून फीडिंग होती थी, अब कोचिंग वाले भी थोड़ा सा आपको खुला छोड़ेंगे, वो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ओनरशिप लेनी पड़ेगी, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माइंड से रेडी होना पड़ेगा। वो एक्सेप्टेंस अगर आपने ले ली ना, सब खत्म है, खत्म, फिर 11th आपके हाथ में।
कंसेप्ट क्लियरेंस मैंने पिछली बार भी बोला, इससे पहले वाली, अगर किसी बच्चे की शुरुआत से कंसेप्ट क्लियरेंस चल रहा है, आप क्वांटिटी सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, सिलेबस वास्ट है, खत्म करना है, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, आप कंसेप्ट के पीछे भाग नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्वांटिटी चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बुक खत्म करनी है, आपको पता है हर सब्जेक्ट की 2 बुक आनी है, नो डाउट, तो आप उसके पीछे भागे जा रहे हो कि बुकें खत्म करनी बेटा, आप बुकें खत्म करो, बुक में क्या लिखा है, बुक में क्या चैप्टर को मतलब नहीं उससे, कंसेप्ट क्लियर है ना आप, मैं कह रही हूँ आपकी जेई या नीट आप जो भी निकालने के लिए आगे तैयारी करो, आराम से निकलेगा, उससे पार भी आपका पेपर निकल सकता है, ये गारंटी, अगर, क्योंकि मैथ्स जो आपकी 11th जो है वो आपका बेस है और वही 12th की रखेगी और आगे आपका जेई नीट का बेस है, ये ध्यान रखना। तो कंसेप्ट क्लियर है शुरू से रखना, कहीं आपको कंसेप्ट में क्लियरेंस ना हो तो रीस्टार्ट विद मोशन पे सारे आपको लेक्चर्स इस पे मिलेंगे, नो डाउट, जो आगे चैनल्स भी आपको 11th के मिलेंगे, उस पर आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरेंस मिलेगी, जहाँ आपको नहीं, आप पूरा डंके की चोट पे पूछिए अपने टीचर से, स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर से, पूरा आप अपना एक अप्रोच रखिए, शुरू से कंसेप्ट्स को क्लियर करके चलिए। टॉपिक्स पर वही कंसेप्ट क्लियरेंस से क्या आता है, टॉपिक्स पर प्रॉपर कमांड, आपका एक टॉपिक पता है क्या इंटरकनेक्टेड होता है, देखा जाए जो चैप्टर होता है वो पूरे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे अगर आपने फिजिक्स में 9th में देखा होगा, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर ग्रेविटेशन, तीनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड, एक गया सब गया, तो ऐसे ही आपके 11th में भी होने वाला है। तो कीप दिस इन योर माइंड कि आपको टॉपिक्स पर पूरी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, एक टॉपिक छूटा तो सब छूटेंगे, एक टॉपिक को अच्छे से करना है, नहीं अच्छा इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से शुरुआत से कर रहे हो ना, तो शुरुआत से एक अच्छी अप्रोच लेकर चलो। अच्छा एक चीज़ और, सेल्फ स्टडी, मैं कहती हूँ, मैं एक चीज़ का रामबाण इलाज बोलती हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट, जेई, यूपीएससी, वॉट एवर, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी मस्ट, मतलब इतनी ज़्यादा मस्ट है। और अगर आपने शुरू से एक हैबिट बना ली कि यार कोचिंग और स्कूल के साथ मैं अपना खुद का भी 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे भी निकाल पा रही हूँ, वो अभी शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा है, मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया है। सेल्फ स्टडी की आदत डाल के रखना शुरू से, लास्ट में मत रखना, परेशान हो जाओगे, बहुत पैनिक कर जाओगे, एंजाइटी इश्यूज हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, तो बोलोगे 11th टफ है, जो है नहीं इतनी। टाइम मैनेजमेंट शुरू से लेकर चलना है आपको, पूरा अपना एक स्केड्यूल अगर आप बना रहे हो तो नीड टू फॉलो इट, स्केड्यूल आपको बनाना आना चाहिए, आपको उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, यही आपकी ना क्या होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। 11th आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, एक्चुअल आपकी माइंड की ग्रोथ, जो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, ओनरशिप की भावना जो होती है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए 11th को ऐसा माना जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। टेस्ट टाइम टू टाइम अपने टेस्ट लीजिए, संडेज को टेस्ट के लिए रखिए, तो दैट्स हाउ इट विल वर्क। इसलिए ये 11th का सीन है, मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता दिया, और ये मैंने आपको बता दिया ऐसे आप चीज़ें सोल्यूशन इस पर करिए, प्रॉपर रिवीजन। देखो भाई मैंने क्या बोला, 2 आवर से होगा बेड़ा पार, वो 2 आवर क्या है, रिवीजन है, रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादा आपको 11th में रिप्रेजेंटेशन का फिर भी इतना काम नहीं चलता, बट रिवीजन का चलेगा। जितना आप रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे, जितनी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि मैं बता रही हूँ, मेरे जब 12th बोर्ड्स हुए थे ना, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स का टॉपिक था, आधे घंटे में कंप्लीट करा, कसम बता रही हूँ, कसम, क्योंकि मैंने पूरे साल उस पर इतनी मेहनत कर ली थी। ये तो मैं 12th का बता रही हूँ, 11th में तो तुम्हारे और बढ़िया हो जाएगा सीन। तो बस शुरू से ना अपनी तैयारी ऐसे रखो, इतना रिवीजन करो, इतना बढ़िया से प्रैक्टिस रखो कि लास्ट में तुम्हें दिक्कत ना आए, और फिर तुम्हारे मुंह से ये ना निकले कि 11th टफ है। वो टफ होगी क्योंकि तुमने तैयारी नहीं करी उस लेवल के, तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तुमने इन चीज़ों पर वर्क नहीं करा। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। देखो ज़्यादा लंबा मैं शुगर कोटेड वाली बातें नहीं करूँगी इनके अंदर। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो चीज़ें मुझे बताने की थी और जो बतानी चाहिए थी, जो आपको जानना था, वो मैंने अभी से बता दी। और शुरुआत में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी एक, मैं कह रही हूँ ब्लेसिंग की तरह इसको लो, की फॉर्चुनिटी, कि हमको ये चीज़ पता चल गई, हमें असलियत पता चल गई, हमें अब क्या अप्रोच रखनी है, उस अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच चलेगी 11th को लेकर। तो प्लीज़ डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, थोड़ा इससे हेल्प लो, अपना पूरा प्लान बनाओ, 1 ईयर प्लान बनाओ एक छोटा सा, उसको एग्जीक्यूट करो एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, एंड ऑल द बेस्ट, एंड वी आर ऑलवेज विद यू। हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे। जय हिंद, जय भारत।